वेलकम टू द विजन गेट। माई सेल्फ राहुल झा। और हम लोग बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, जिसमें हम लोग सीपीएम और पर्ट का चालू किए थे लास्ट लेक्चर में। और पहले तो लास्ट लेक्चर का रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग इस लेक्चर में आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था वो सबसे पहले जानते हैं। हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट को ब्रॉडली किस दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टेक्निकल एक्टिविटीज़ एंड नॉन टेक्निकल एक्टिविटीज़। प्रोजेक्ट को हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किए थे, टेक्निकल एक्टिविटीज़ एंड टेक्निकल एक्टिविटीज़ एंड नॉन टेक्निकल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये दो पार्ट में हमने प्रोजेक्ट्स को डिवाइड किया था। ठीक है, टेक्निकल एक्टिविटीज एंड नॉन टेक्निकल एक्टिविटी। टेक्निकल एक्टिविटी जो कि सीक्वेंशियल और पैरेलल, सीक्वेंशियल एंड पैरेलल एक्टिविटीज़ को हमने, फिर टेक्निकल एक्टिविटीज़ को सब डिवाइड किया था सीक्वेंशियल और पैरेलल में। उसके बाद ये दो का डिफिनीशंस हमने देखे थे। फिर हमने बात किया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डिफिनीशन हमने देखा था। फिर हमने बात किया था ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने देखे थे। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स के बारे में भी हमने देखा था, कांस्टेंट के बारे में हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो रिसोर्सेज बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। रिसोर्सेज बेसिकली हमारे 4 टाइप के होते हैं। वो मैंने क्या क्या लिखवाया था, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। ओके, फिर हमने बात की थी शेड्यूलिंग टूल्स की, जो 1950s से पहले हमारा चार्ट्स हम लोग यूज़ किया करते थे 1950 से पहले शेड्यूलिंग टूल्स के रूप में। और उसके बाद हम लोग नेटवर्क डायग्राम का यूज़ करते हैं शेड्यूलिंग टूल्स के बाद। ठीक है, सीपीएम, और जिसमें सीपीएम और पर्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें सीपीएम और पर्ट का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हमने कुछ नोट पॉइंट लिखवाए थे पर्ट के बारे में, जैसे कि पर्ट इज मोर रियलिस्टिक कंपेयर टू सीपीएम एंड सीपीएम इज ए स्पेशल केस ऑफ पर्ट मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। आगे हमने क्या बताया था, एक्टिविटीज़ के बारे में बताए थे। प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को हम लोग 2 टाइप से डिफाइन करते हैं, एरो एंड सर्कल। ठीक है, फिर हमने एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया था। एक्टिविटीज़ क्या होता है, एक्टिविटीज़ smallest portion in the project which is undivisible further. Smallest portion in the project which is undivisible further। यहाँ तक क्लियर? तो ये हमारा एक्टिविटीज़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हमने वर्क ब्रेक सिस्टम देखा था, ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। ठीक है,
जिसमें वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में क्या था हमारे पास, पहले प्लान था, फिर प्रोग्राम था, फिर प्रोजेक्ट था। मैं नोट डाउन करवा देता हूँ, नोट डाउन तो लास्ट लेक्चर में भी करवा दिया था, बट फिर से देखिए। पहले हमारे पास क्या था, प्लान था, फिर प्रोग्राम था, पहले प्लान था, फिर प्रोग्राम था, फिर प्रोजेक्ट था हमारे पास, फिर सब प्रोजेक्ट था, और फिर हमारे पास टास्क था, फिर क्या था हमारे पास, वर्क पैकेज, और फिर एक्टिविटीज़। फिर एक्टिविटीज़ रिप्रेजेंटेशन की हमने सीखा था, कैसे एक्टिविटीज़ रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ब्रॉडली हम लोग दो टाइप में एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंटेशन करते थे, एक्टिविटीज़ ऑन एरो, एक्टिविटीज़ ऑन नोड। ठीक है, एक्टिविटीज़ ऑन एरो एंड एक्टिविटीज़ ऑन नोड। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आगे बात करें तो एक्टिविटीज एंड नोड में हमने देखा था, इनके पास इवेंट नहीं होते, हैज़ नो इवेंट, हेंस इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर पर्ट प्रॉब्लम। इसीलिए ये सुटेबल नहीं होते हैं पर्ट प्रॉब्लम्स के लिए, जिसमें इवेंट्स हमारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें ये सुटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हमने क्या देखा था, इवेंट्स के बारे में हमने देखे थे, और इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा मैंने डिटेल देख के सॉरी इवेंट के बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल दे के लेक्चर को कंप्लीट किया था। तो आज हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे इवेंट के बारे में। तो नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए इवेंट के बारे में। इवेंट के बारे में हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा पहले लास्ट के लेक्चर में भी इवेंट के बारे में बता चुका हूँ, तो पहले इस लेक्चर में मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ, डिफिनीशन लिखवा देता हूँ, फिर और अच्छे से समझते हैं इवेंट के बारे में। ठीक है, लिखिए इवेंट it is the state of commencement of it is the state of commencement of completion of an activities। ठीक है, ये एक स्टेट बताता है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। पहले नोट डाउन करिए फिर समझिएगा। एग्जाम्पल, टर्निंग started at
9 AM turning 2 hours turning कंप्लीट कब हुआ हमारा, ends at 11 AM। ठीक है, टर्निंग स्टार्ट कब हुआ हमारे पास 9 AM, टर्निंग कितने आवर्स के लिए हुए, 2 घंटे के लिए, टर्निंग ख़त्म कब हुआ हमारा 11 AM को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो जो स्टार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेल इवेंट कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, टेल इवेंट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्टिविटी। इसे क्या कहते हैं हम लोग, हेड इवेंट। ओके, इसे क्या कहते हैं हम लोग, हेड इवेंट। यहाँ तक क्लियर। इसे क्या कहते हैं हम लोग, हेड इवेंट। और इसके बाद अगर बात करें, इवेंट क्या होता है। ठीक है, इवेंट क्या होता है, इवेंट इज अ पॉइंट, पहले लिखिए समझिए, फिर खुद ब खुद समझ जाएगा। इवेंट इज अ पॉइंट इन द टाइम but not the passage of the time। क्या है ये इवेंट, क्या है ये इवेंट को हम लोग, जैसे कि यहाँ पे 2 इवेंट मैंने लिखा, टेल इवेंट और ये हेड इवेंट। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये इसे बोलते हैं हम लोग पैसेज ऑफ टाइम, मतलब 2 घंटे तक ये काम हुआ, बट स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, ये एक पॉइंट है ना। 9 बजे स्टार्ट हुआ और 11 बजे ख़त्म हुआ। 9 AM को स्टार्ट हुआ हमारा टर्निंग और 11 AM को फिनिश हुआ, एंड हुआ। तो ये एक पॉइंट हुआ टाइम का। तो पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट, और पैसेज ऑफ टाइम को एक्टिविटीज बोल देते। ठीक है, इवेंट क्लियर हो गया ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सबके लिए। ठीक है, अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, नोट डाउन करके लिखिए। इवेंट इज यूज टू ज्वाइन, इवेंट इज यूज्ड टू ज्वाइन या और कनेक्ट the activities and it plays a dual role sometime। ओके, अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो भी मैंने नोट करवाया उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल, हमारा स्टार्ट ऑफ ए सिंगल रोल। यहाँ पे इवेंट, ये इवेंट ए का क्या कैसा रोल है, सिंगल रोल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने सिंगल रोल क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे डबल रोल हो रहा है। कैसे डबल हो रहा है, यहाँ पे इवेंट ए जो है सो कंप्लीट हो रहा है और बी जो है सो चालू हो रहा है। ठीक है, इसको अगर ए मान ले, इसको बी मान ले। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ए क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है,
और बी क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे डुअल रोल बोलते हैं इसको। ठीक है, एंड ऑफ ए एंड स्टार्ट ऑफ बी, एंड ऑफ ए एंड स्टार्ट ऑफ बी, इसे क्या हम लोग बोलते हैं, ड्यूअल रोल। इसे क्या हम लोग बोलते हैं, ड्यूअल रोल। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, एंड ऑफ ए एंड स्टार्ट ऑफ बी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, एंड ऑफ बी। इसे क्या हम लोग बोलेंगे, एंड ऑफ बी। इसे क्या क्या कैसा बोलते हैं, सिंगल रोल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल रोल। यहाँ तक क्लियर सभी को, एंड ऑफ बी, इसे क्या हम लोग बोलेंगे, सिंगल रोल। ठीक है, उसके बाद अगर आ जाइए हम लोग तो इवेंट को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। इवेंट या तो सोर्स, कॉमन सोर्स हो सकता है, या फिर कॉमन मर्ज, या फिर कॉमन बर्स्ट इवेंट हो सकता है, या फिर मर्ज प्लस बर्स्ट इवेंट हो सकता है। 3 टाइप के बेसिकली इवेंट होते हैं। या तो वो बर्स्ट इवेंट हो सकता है, या तो मर्ज इवेंट हो सकता है, या तो मर्ज प्लस बर्स्ट इवेंट हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग कभी आगे देखेंगे। इसे रब करते हैं। Event may be a common source or a common merge or target. Okay, event may be a common source or common merge or target. तो लेट्स सपोज मर्ज इवेंट कैसा, बर्स्ट इवेंट कैसा होगा, तो एक स्टार्ट पॉइंट ऑफ ए और बी कॉमन होगा, जिसका स्टार्ट पॉइंट ऑफ ए और बी कॉमन होगा, ए और बी। ठीक है, 2 इवेंट का स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे कॉमन है। स्टार्ट ऑफ ए एंड बी बर्स्ट इवेंट। ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज ये x और ये y है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, एंड ऑफ x
एंड वाई, इंड ऑफ एक्स एंड वाई मर्ज इवेंट। ये क्या है हमारे पास? बर्स्ट इवेंट। ये क्या है हमारे पास? मर्ज इवेंट। ठीक है, इसके बाद आ जाओ इस टाइप को क्या हम लोग बोलेंगे? मर्ज प्लस बर्स्ट इवेंट। इस टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे? मर्ज प्लस बर्स्ट इवेंट। मर्ज प्लस बर्स्ट इवेंट, यहाँ तक क्लियर? मर्ज प्लस बर्स्ट इवेंट। उसके बाद हम लोग इवेंट नंबरिंग की बात करेंगे। इवेंट को नंबरिंग कैसे किया जाता है, तो इसके लिए एक रूल डिफाइन किया गया है जिसे हम लोग फुलकर्सन्स रूल कहते हैं या फिर फुलकर्सन्स रूल कहते हैं। सॉरी, इवेंट इवेंट नंबरिंग की बात करें फुलकर्सन्स रूल इवेंट नंबरिंग के लिए हमेशा यूज किया जाता है। इज यूज्ड फॉर इवेंट नंबरिंग एज पर द रूल टेल इवेंट नंबर शुड ऑलवेज बी लेस देन हेड इवेंट नंबर। रूल के मुताबिक जो हमारा टेल इवेंट होता है उनका नंबर हमेशा हेड इवेंट्स के नंबर से कम होता है। ठीक है, फुलकर्सन्स रूल नोट डाउन कीजिएगा। is used for event numbering is event numbering, ठीक है, as per the rules tail event number less than head event number. As per the rule tail event number is less than head event number. I is less ij, ठीक है। I हमेशा क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए जे से। ये हमारे पास क्या होता है? डी आई जे। आई हमारे पास हमेशा क्या होता है? लेस देन होता है जे से डी आई जे, ठीक है।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ गेट क्वेश्चंस की, ठीक है। और फिर इस एक को गेट क्वेश्चन हम लोग लेंगे और उस पर हम लोग समझेंगे क्रिटिकल पाथ किसे कहते हैं, एंड क्रिटिकल पाथ के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन करिए। मिनिमम, चलिए पहले एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्रिटिकल पाथ किसे कहते हैं। क्वेश्चन, वन 3 2 5 4 पहले क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, फिर सॉल्यूशन। 12 14 11, जस्ट अ सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। वन थ्री फाइव सिक्स 1 3 5 6 10, ये सब आवर्स है, टाइम है, ठीक है, ड्यूरेशन है। जैसे कि ए इवेंट को कंप्लीट होने में 12 आवर लग रहे हैं, सेकेंड 1 to 2 को कंप्लीट होने में, मान लो ये बी इवेंट होगा तो इसे कंप्लीट होने में 14 आवर्स लग रहा है, ठीक है। ऐसे करके ये सारा उनका टाइमिंग दे रखा है, ड्यूरेशन से दे रखा है उनको, 12 7 9, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द मिनिमम टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द मिनिमम टाइम फॉर completion of the project is the minimum time for the completion of project is
पाथ एंड तो पूछ क्या रहा है हमसे, मिनिमम कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। तो अब ये बताओ, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे होगा, मतलब 1 से 6 तक हमें जाना है फाइनली। तो 1 से 6 तक जाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कितने रास्ते हैं, ठीक है, वो पहले हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, पाथ पाथ हमारे पास कौन से हैं, 1 to 6 जाने के लिए 1 3 5 6, ये 1 3 5 6 ये पाथ पकड़ के हम लोग चले जा सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं ये हमारा इस प्रोजेक्ट को। दूसरा कौन सा पाथ होगा हमारे पास, 1 2 5 6, 1 2 5 6, ठीक है। तीसरा कौन सा पाथ होगा हमारे पास, 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 एंड 6, ये तीसरा पाथ हमारे पास हो जाएगा 1 2 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इन तीनों पाथ में हमारे पास ड्यूरेशन कितने कितने हैं, ठीक है, वो ऐड करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। अगर हम लोग ये रास्ता चुने तो इस रास्ता को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, ठीक है, कितना ड्यूरेशन लग रहा है। तो ड्यूरेशन 12 + 11 + 10 = 33, ठीक है। तो 33 आवर्स लग रहे हैं अगर मैं इस पाथ से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँ तो। इसके बाद 14 + 12 + 10 = 36, ठीक है। 14 + 12 + 10 = 36, 14 + 7 + 9 + 10 = 40। तो ये जो मैक्सिमम पाथ है, ठीक है, ये जो मैक्सिमम टाइम लग रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं ना, जो मैक्सिमम टाइम लेता है कोई भी पाथ, उस पाथ को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पाथ। मतलब इस रास्ते से भी अगर हम लोग को जाना पड़ा तो हम लोग ऐसे, अगर हमसे कोई पूछा ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना समय लग सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 40 घंटा, ठीक है। अगर हम लोग उससे कम में गए तब तो बहुत अच्छा, बट 40 आवर से ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, इसे बोल देते हैं 40 आवर, ठीक है। मिनिमम टाइम अगर हमसे पूछेगा तो हम लोग ये दोनों नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई रास्ता ये चुन लिया तो ये गलत आंसर हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ साइड ये बोलते हैं, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन। मिनिमम टाइम required to complete the project equal to critical path duration equal to critical path duration, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। अब क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन का थोड़ा सा हम लोग डिफिनीशन के तौर पे भी लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, जिससे और हमारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ किसे कहते हैं, नोट पॉइंट मार के लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट डाउन करिए। क्रिटिकल पाथ
क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल पाथ किसे कहते हैं, ठीक है। तो इट इज लॉन्गेस्ट पाथ इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क। सबसे पहले अभी मैंने बताया भी था वो क्या होता है। पहला, इट इज longest part in a project network. Longest path in a project network. यहाँ तक क्लियर? लॉन्गेस्ट पार्ट इन अ प्रोजेक्ट नेटवर्क, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस कंज्यूम करता है, ठीक है। अब कोई भी काम अगर हम अभी जैसा मैंने डायग्राम बताया था, अगर कोई भी हम लॉन्गेस्ट पार्ट चूज कर लेते हैं तो ये तो कॉमन सेंस है ना। अगर जितना लेबर कॉस्ट या फिर फूड कॉस्ट या फिर मटेरियल कॉस्ट 33 आवर में लग रहे होंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा ही ना लगेंगे। अगर हमारा प्रोजेक्ट 40 आवर में कंप्लीट हो रहा है तो लेबर चार्ज भी बढ़ जाएगा, बहुत सारे अदर चार्जेस बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बढ़ जाएगा, रेंट चार्ज, जो भी होते हैं चार्जेस अलग, वो सारे चार्जेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम रिसोर्सेज हमें लेबर को खाना प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये तो मैं आवर में बता रहा हूँ ना। मान लो कोई प्रोजेक्ट हमारा 3 दिन में ख़त्म हो रहा है, 3 डेज, और कोई प्रोजेक्ट हमारा 7 डेज में जा रहा है। अगर वही हम दूसरा रूट से जाए तो ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम तो ये लग रहा है, लॉन्गेस्ट पार्ट ये है, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट पार्ट ये है तो इन दोनों के बीच में तो काफ़ी दिन का उनके बीच में तो काफ़ी दिन का गैप है। तो इस गैप में हमारा एक्स्ट्रा क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं, जैसे कि लेबर चार्ज हो गया, रेंट चार्ज हो गया, फूड चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस चार्ज हो गया। तो बहुत सारे चार्जेस हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हमें एक्स्ट्रा अपना खुद का पे करना रहता है। तो इसीलिए इट कंज्यूम्स maximum resources. Second one, it consumes maximum resources. It consumes maximum resources, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था, जो सबसे लंबा पाथ होगा, लार्जेस्ट पाथ, वो हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ठीक है। तो इट डिसाइड द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, नोट डाउन करिए, इट डिसाइड्स द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। इट डिसाइड्स द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ठीक है। चौथा, इसके बाद बात करें
फ्लोट एक्टिविटी और स्लैग एक्टिविटी का अभी तक मैंने जिक्र नहीं किया है वीडियोस में, बट ये पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करिए और आगे इसी लेक्चर्स में ये लेक्चर्स में नहीं बट सीपीएम पार्ट में हम लोग फ्लोट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस गेट में क्वेश्चंस रहते हैं तो जरूर हम लोग कवर करेंगे। पहले नोट डाउन करिए, इट कंटेन्स जीरो फ्लोट एक्टिविटीज, इट कंटेन्स जीरो फ्लोट activities critical activities, hence total float along the critical path is equal to 0. Hence total float along the critical path is equal to 0. इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, it contains zero slag events, it contains zero slag event, okay, critical events, ठीक है। hence total slag along the critical path equal to 0। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि क्रिटिकल पाथ से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें दो न्यू टर्म्स का हमने यूज़ किया है, तो घबराना नहीं है, इन सारे को हम लोग आगे समझेंगे, जैसे कि जीरो फ्लोट एक्टिविटीज़ एंड स्लैग इवेंट्स, ये सारे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिलेबस का ये हमारा पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व करिए। अभी हम लोग कुछ लगातार कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टेन 20 10 20, ये डायग्राम करना भी अभी से सीखते जाइए, ठीक है।
ये हमारा क्वेश्चन है, गेट का है, 2016 का। ठीक है, 70, 80, 90, 60, 80 एंड देन 90। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन है उसे हम लोग डमी इवेंट कहते हैं। ठीक है, इनका पीरियड क्या है, ड्यूरेशन क्या है, पी इवेंट है 2, ये कौन सा इवेंट है, क्यू इवेंट है 3, ये आर 4, ये एस 3, वी 2, टी 5, टी 5, यू हमारे पास क्या है 3, डब्ल्यू 3 एंड एक्स हमारे पास क्या है 2। तो इसमें हमें पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है, द क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन इज। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन इज, द क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन इज। क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन क्या है, ए 13, बी 14, सी 15, डी 16। क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, तो पाथ हमारे पास क्या है, पाथ और ये क्या है हमारे पास, ड्यूरेशन। पाथ क्या है और ये हमारे पास क्या है, ड्यूरेशन। 10, 20, 30, पाथ हमारे पास क्या होगा, 10, 20, 30, 70, 80 एंड 90। पाथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 10, 20, 30, 70, 80 एंड 90। सेकेंड पाथ हमारे पास कौन सा अवेलेबल होगा, 10, 20, 30, 50, 70, 80, 90। ये हमारे पास सेकेंड पाथ है, 10, 20, 30, 50, 70, 80, 90। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें 10, 20, 40, 50, 70, 80, 90। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10, 20, 40, 60, 80, 90। ये हमारा डिफरेंट पार्ट है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने पिछला एक न्यूमेरिकल में भी क्रिटिकल पाथ देखा था, कैसे हम लोग क्रिटिकल पाथ हमने क्रिटिकल पाथ कैसे निकाला था, जिस डिफरेंट पाथ हमने यूज़ किया था प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, और जिस पाथ में लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन हमारे पास अवेलेबल था उस पाथ को हमने क्रिटिकल पाथ कह दिया था। तो वही यही प्रोसेस सिमिलर हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। डिफरेंट पाथ हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, और जो पाथ का लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होगा उस पाथ को हम लोग क्रिटिकल पाथ कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया,
ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स हो गए। तो इन सारे टाइम को ऐड करेंगे। फर्स्ट पाथ का हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है, 2 + 3 + 5 + 3 + 2 = 15 सेकेंड पाथ का हमारे पास क्या टाइम अवेलेबल है, 2 + 3 + 0 + 3 + 3 + 2 = 13। थर्ड का क्या अवेलेबल है हमारे पास, 2 + 4 + 0 + 3 + 3 + 2 = 14। इसके बाद का क्या अवेलेबल है, 2 + 4 + 0 + 2 + 2 = 10। इसके बाद का क्या अवेलेबल है हमारे पास, 2 + 3 + 2 + 2 = 9। ये हमारे पास अवेलेबल है अलग अलग ड्यूरेशंस। तो क्रिटिकल इसमें कौन सा हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट वन। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी। तो टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या है ना, अभी तक हमारे पास डायग्राम गिवन था। ठीक है, अभी तक हमारे पास क्या था, डायग्राम गिवन था, उससे हम लोग क्रिटिकल पाथ सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास एक्टिविटीज और उनका ड्यूरेशन गिवन रहता है, उससे हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास एक्टिविटीज और ड्यूरेशन दे रखा है तो सबसे पहले उससे हम लोग डायग्राम बनाएंगे, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन का डायग्राम। उस डायग्राम से हम लोग पाथ, डिफरेंट पाथ सेलेक्ट करेंगे, उसमें से हम लोग का जो भी क्रिटिकल पाथ होगा वो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं। एक्टिविटी और ड्यूरेशन। ठीक है, एक्टिविटी हमारे पास क्या है, 1 2, और ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, 3। फिर एक्टिविटी हमारे पास क्या है, 1 3, ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, 2। एक्टिविटी हमारे पास क्या है, 1 4, ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, 2। एक्टिविटीज हमारे पास क्या है, 2 5, ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, 2। एक्टिविटीज हमारे पास क्या है, इतना बड़ा मैंने एक्टिविटीज का डायग्राम बना दिया। तो हम ग्राफ कैसे कहाँ बनाएंगे, चलिए कोई नहीं। एक्टिविटीज हमारे पास क्या है, 2। चलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा मैं बताता हूँ, थोड़ा आप बताइएगा। 2 5, और ड्यूरेशन हमारे पास क्या था, 2 था। ठीक है, एक्टिविटीज हमारे पास क्या था, 3 6। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, 5। ठीक है, एक्टिविटी हमारे पास क्या है, 4 6, और एक्टिविटी हमारे पास क्या है, 4 6, और ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, 4। एक्टिविटीज हमारे पास क्या है, 5 6, और ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, 3। एक्टिविटीज हमारे पास क्या है, 6 7, और ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, 3। तो ये कंप्लीट हो गया एक्टिविटीज और ड्यूरेशन का ग्राफ। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है हमारे पास कि द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या होने वाला है। द क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या है। ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम लोग ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सॉरी, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। इससे सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। और जिसका आंसर सही रहेगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा और नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, ठीक है। और आपको आंसर देना है फिल इन द ब्लैंक्स का। मैं एक हिंट जरूर दे देता हूँ, पहले आप लोगों को डायग्राम बनाना है, उसके बाद हम जैसे पाथ निकालते थे प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए पाथ, वो पाथ निकालना है। फिर उसके बाद हमें उन पाथ का ड्यूरेशन निकालना है और उन ड्यूरेशन में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होंगे उसे हम लोग कंप्लीट कर सकते, उसे हम लोग क्रिटिकल पाथ कहते हैं, ठीक है। तो उसी के बेस्ड पे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन के बाद आएगा उसे कमेंट सेक्शन में डालना है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं ये क्वेश्चंस, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही। लेट्स समराइज आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आगे हम लोग का 2-3 न्यूमेरिकल है, वो आधा पार्ट इसमें आधा पार्ट नेक्स्ट में चला जाएगा। तो इसलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग कहाँ से चालू किए थे, इवेंट से चालू किए थे, ठीक है। इवेंट हमने देखा था, इवेंट का सिंगल रोल होता है, ड्यूअल रोल होता है, ठीक है। बर्स्ट इवेंट किसे कहते हैं, ठीक है। मर्ज इवेंट किसे कहते हैं, मर्ज प्लस बर्स्ट इवेंट किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में देखा है। फिर से इवेंट नंबरिंग हमने सीखा है, फल्करसन रूल्स के बारे में हमने जाना आज के इस वीडियो में। टेल इवेंट किसे कहते हैं, हेड इवेंट किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ हमने आज के इस वीडियो में देखा है, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम के बारे में देखा, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम से कैसे हम लोग क्रिटिकल पाथ निकालते हैं उस बारे में हमने देखा, ठीक है। और क्रिटिकल पाथ के बारे में हमने अलग अलग थोड़ा सा डिफिनीशन करके देखा, डिफाइन करके समझा कि लॉन्गेस्ट पार्ट क्यों कहते हैं हम लोग क्रिटिकल पार्ट को, मैक्सिमम रिसोर्सेज क्यों अवेलेबल यूज़ होता है क्रिटिकल पाथ में, और पाथ कंप्लीशन टाइम्स क्यों डिसाइड करता है हमारा क्रिटिकल पाथ। ये सारा बातें हमने इस वीडियो में समझे हैं। फिर हमने न्यूमेरिकल्स देखे और उसमें से क्रिटिकल पाथ कैसे निकाले जाते हैं वो सीखा। उसके बाद हमारा ये आज का होमवर्क है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिन बच्चों को नीड है इन वीडियो का उन बच्चों तक पहुंचाए, ठीक है। और अगर कुछ चेंजिंग लगे तो कमेंट करिए, और कोई टॉपिक अगर छूट रहा तो भी कमेंट करिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।